चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ द मटेरियल। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, द प्राइम टारगेट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा सेकंड लेवल होगा हम उसके अंदर बात करेंगे कि हमें एट ए टाइम कितना स्टॉक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना चाहिए या कब हमें अपना न्यू स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए, वो हमारा सेकंड रेशियो होगा। लेकिन प्राइमरी इशू जो पूरे के पूरे चैप्टर का रहेगा वो ये कि हाउ टू एसरटेन द मटेरियल कॉस्ट। जब मैं बात करता हूँ मटेरियल की तो मटेरियल से मेरा मतलब क्या होता है? मटेरियल से मेरा मतलब होता है दैट इज द रॉ मटेरियल। yes or no, that can be direct or that can be indirect। अब देखिए, अभी तक जो आप मटेरियल के बारे में समझते हैं, जो आपका एक मटेरियल को लेके ओवरव्यू है वो ये कि सपोज सर हमने 100 यूनिट्स ऑर्डर करी और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 9 रुपये है, तो मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई? 900 रुपये आ गई। दैट इज द परचेज प्राइस, दैट इज द परचेज अमाउंट यू पेड फॉर बाइंग द रॉ मटेरियल। हमारा व्यू अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के मटेरियल को लेके इतना ही है। नहीं जी, आपकी ये सोच गलत है। मटेरियल की जब आप कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर दो कॉस्ट और आती हैं, दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट। नाउ अब आपके मन में ये आएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो बड़े ध्यान से एक एक बात आपने मेरी सुननी और समझनी है। सारी बातें आपको समझ में आएंगी, पहले आप सारा सुन लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है? और नोट्स बनाने में कोई कंजूसी नहीं, एकदम प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स आपको बनाने हैं, समझ में आई बात? ताकि बाद में आपका पढ़ने का मन करे। इतने गंदे तरीके से कई बार आप नोट्स बना देते हो कि आपका खुद का पढ़ने का मन नहीं करता। और कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं और जो अच्छे से नोट्स बनाते हैं बाद में वो रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एग्जैक्टली ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है। तो आप जो ऑर्डर देते हैं, जो क्वांटिटी एक बार में आप ऑर्डर करते हैं या मैं कहूं परचेज करते हैं, तो एक बार में जो भी आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं उसको परचेज करने में जो आपका खर्चा आएगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ले छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको परचेज करनी है तो आप क्या करेंगे? मार्केट से कोटेशंस मंगाएंगे, येस और नो? मार्केट से कोटेशंस मंगाएंगे, उसके बाद आप बेसिकली एक परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे, वो सेंड करेंगे। अब मार्केट से कोटेशंस मंगाएंगे, उसमें क्या कॉस्ट आएगी सर? अरे भाई, आप किसी को बैठाओगे, वो पूरा डिटेल सर्वे करेगा, कौन कौन वेंडर्स हैं सबको फ़ोन करेगा, वहाँ से कोटेशंस मंगवाएगा, उसके बाद आप परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारी कॉस्ट, या उसको फिर जब आप परचेज ऑर्डर दे देंगे तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, ये जो सारी की सारी कॉस्ट होती है इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेट अस सी, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस इंस्पेक्शन कॉस्ट? भाई रॉ मटेरियल आ गया तो ये थोड़ी ना है कि ठीक है उसने जो भेज दिया आप रख लोगे, आप उसे पूरा इंस्पेक्ट करते हो कि वो जो आपने ऑर्डर किया था, जिस लेवल का, जिस ग्रेड का आपने रॉ मटेरियल मंगाया था, उसी ग्रेड का रॉ मटेरियल आया है या नहीं आया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आएगा? देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट को आपको नैरो सेंस में नहीं समझना, यू हैव टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो सारी कॉस्ट हैं जो कि शुरू होती हैं कोटेशन मंगाने से, ठीक है, और खत्म होती है कब? जब रॉ मटेरियल आपके डोर स्टेप पे आपको डिलीवर हो जाता है, आप उसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं और वो वेयर हाउस में चला गया। तो वेयर हाउस के डोर स्टेप तक जितनी कॉस्ट आपकी आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आपने कोटेशंस इनवाइट करी थी फॉर बाइंग द रॉ मटेरियल, वहां से लेके जब तक रॉ मटेरियल आपके वेयर हाउस के डोर स्टेप पे डिलीवर नहीं हो जाता, जितनी सारी कॉस्ट आएंगी वो सारी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट लाइक प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर थ्योरी इक्वली मैटर करती है। मतलब आप मान के चलिए लगभग 30% पेपर आपका थ्योरी बेस भी होगा, तो हर टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता के चलूंगा, और थ्योरी के जितने मेन एस्पेक्ट्स हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। कोई भी थ्योरी आपने इग्नोर नहीं करनी है। देखिए, अब
क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा आपको गिवन होती है, मतलब वो सीधे आपको दे देगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इतनी है, आपको ये सारी डिटेल्स नहीं दी होती। लेकिन अगर कल दिन आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसमें आपको ये सारी कॉस्ट अलग अलग दी हुई है, तो सिंपली आप इन सबको सम करके भी क्या निकाल सकते हैं, अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस कैरिंग कॉस्ट, बड़े ध्यान से समझिए। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, देखिए रॉ मटेरियल आपके वेयर हाउस में आ गया, अब वेयर हाउस में आते के साथ ही ये थोड़ी ना कि वो अगले दिन से ही प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल हम हर समय कुछ ना कुछ स्टॉक में रखते हैं। अब आपने अगर रॉ मटेरियल अपने स्टॉक में रखा हुआ है तो उसकी भी कॉस्ट है, लाइक आपने जिस वेयर हाउस में रखा हुआ है उसका रेंट जा रहा है, यस और नो। जो वेयर हाउस में आपने वेयर हाउस कीपर रखा हुआ है उसकी सैलरी जा रही है। जो आपने रॉ मटेरियल के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है भाई, जब तक वो यूज नहीं हो जा रहा, सपोज मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उससे मैंने रॉ मटेरियल परचेज करके रख लिया टू बी सेफर साइड की सीजन में कहीं रॉ मटेरियल नहीं मिला तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। अब मैंने 2 महीने पहले ही रॉ मटेरियल परचेज करके रख लिया ताकि सीजन के अंदर मुझे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना पड़े, तो वो 1 लाख रुपए मेरा जो 2 महीने तक ब्लॉक हुआ और जो उस पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वो भी मेरी एक तरह से क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली कैरिंग कॉस्ट है क्या कि वेयर हाउस में जब आपके पास रॉ मटेरियल डिलीवर हो गया, वहां से लेके जब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं चला जाता, इन बिटवीन जो भी आपकी कॉस्ट है वो सारी की सारी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है, जिसके अंदर वेयर हाउस का रेंट आता है, मतलब जिसको आप स्टोरेज कॉस्ट बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ फंड्स बोल सकते हो। ठीक है, या कोई भी ऑब्सोलेंस होता है, ऑब्सोलेंस का अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल आपने वेयर हाउस में उसे स्टोर रखा, 3 महीने तक स्टोर रखा और मैं कहता हूं 5% रॉ मटेरियल ब्रेक हो गया या किसी भी तरीके की उसमें कमी पेशी आ गई जिसकी वजह से आप उसे यूज नहीं कर पा रहे, तो ये सारी कॉस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री विच इंक्लूड्स, हाँ आपने इंश्योरेंस करवा रखा है वेयर हाउस का जो कि बड़ा कॉमन है, स्टोरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, ऑब्सोलेंस, ये सारा जो है हमारा किसका पार्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट का। तो व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हैं कि एग्जैक्टली जो मटेरियल है उसके अंदर सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, उसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है, उसके अंदर कैरिंग कॉस्ट भी होती है। परचेज प्राइस तो सिर्फ उसका एक कंपोनेंट है जो आपने वेंडर को पे किया। अगर मैं इसको एक डायग्राम से समझाना चाहूं छोटे से, तो मैं किस तरीके से इसे बनाऊंगा, यहां पर मैंने लिखा ऑर्डर, ठीक है, यहां पर डिलीवरी और यहां पर यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर देने से लेके जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, ठीक है, इसके बीच में जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, डिलीवरी आ गई उसके बाद जब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं हो जाता, जितनी भी कॉस्ट आपकी आ रही है वो क्या है, आपकी कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया, पक्का, श्योर। चलिए आगे बात करते हैं, उससे पहले आप ये सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए फास्ट।